नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हमने करीब यहाँ तक डिस्कस किया था और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था कि ये वाला, डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड? क्या आपको पता है कि सबसे पहला वैक्सीन जो है वो कब बनाया गया था? तो देखो, अभी कुछ ही देर में भले ही उसके बारे में पता चल ही जाएगा कि किसने बनाया था। नहीं, कब कब ना, व्हेन, कब। तो इसका आंसर होगा 1796 में जो है जो फर्स्ट वैक्सीन का आविष्कार हुआ था। एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिसका नाम था डॉक्टर एडवर्ड जेनर। यहाँ पे नाम दिया रखा है इनका। इन्होंने सबसे पहला वैक्सीन बनाया था और वो किस चीज़ का? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। किस चीज़ का यूज़ करके? वो एक काउपॉक्स होता है, ठीक है। काउपॉक्स मतलब ऐसा नहीं, आप ये मत समझ लेना कि गाय का पॉक्स। मतलब ये लोगों के जो शरीर में होता है थोड़ा बड़े बड़े टाइप का, जैसे स्मॉल पॉक्स मान लो इतने छोटे होगा, ठीक है, या फिर चिकन पॉक्स मान लो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो स्मॉल, ये जो काउ पॉक्स होता है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं इस टाइप का, ठीक है। मैं किसी एक शॉर्ट वीडियो में इसका फोटो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलो अभी आगे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि जो एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि स्मॉल पॉक्स वाज ए डेडली डिजीज। उस वक्त एक, मतलब आत्मघाती या फिर प्राणघाती बीमारी था, होने से लोग मरते थे। दैट कॉजेस ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस। बहुत लोग मरे गए थे उसमें। अ माइल्डर डिजीज इज कॉल्ड, इसको कहा जाता था काउपॉक्स, जो कि गायों में भी, मतलब गायों में भी देखा जाता था, और कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस, जो कि इंसानों में भी देखा गया था। इन द लेट 1970s में क्या हुआ, नहीं, 1700s में क्या हुआ कि ये एक इंग्लिश डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड जेनर। इन्होंने ये पाया कि जिस किसी को भी एक बार काउपॉक्स हो गया उसको फिर दोबारा स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। तब उन्होंने इससे अंदाज़ा लगाया कि अगर स्मॉल पॉक्स जो वायरस है, स्मॉल पॉक्स बीमारी करने वाला जो वायरस है, उस वायरस को अगर हम इस्तेमाल करके या फिर उस बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करके अगर कोई वैक्सीन बना दे तो शायद हम स्मॉल पॉक्स से राहत पा सकते हैं। और यही चीज़ जो है, दिस लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन एंड हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। और इस तरीके से इसी का इस्तेमाल करके एक वैक्सीन बनाया गया था जो कि आगे जाके लोगों को स्मॉल पॉक्स से राहत देने वाली थी। बहुत पहले वैक्सीन, आज के दौर का जो वैक्सीन है, मॉडर्न वैक्सीन से पहले हमारे इंडिया में एक चीज़ का प्रैक्टिस किया जाता था। जो लोग इस प्रैक्टिस को करते थे उनको कहते थे टीकेदार्स। टीकेदार्स का मतलब होता है, जैसे आज के दौर में वैक्सीन देने को क्या कहते हैं? टीका देना, ठीक है। इसको, इसका दूसरा हिंदी नाम टीका भी होता है, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन का ही थोड़ा-सा एक अलग वर्ज़न जैसा ही होता था। मतलब वो ये इंजेक्शन का माध्यम से तो नहीं देते थे। जिसको भी स्मॉल पॉक्स होता था उसका आस-पास में कुछ एक इन्फेक्शन जैसा करके, ठीक है, फिर उसमें कुछ करते थे। चलो उसका मैं एक शॉर्ट में डाल दूँगा। तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। वही जहाँ पे स्मॉल पॉक्स होता है ना, उसका स्किन का जो, उसका स्किन का कुछ हिस्से को लेकर के वहाँ पे थोड़ा जख्म करके फिर उसको डाल दिया जाता था। इस तरीके से होता था। चलो अभी आगे देख लेते हैं ये वाली, थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट की तरह सोचो कि क्या ऑब्जर्वेशंस को सबसे पहले देखो। जो जेनर थे, जेनर ने क्या ऑब्जर्व किया? जेनर ने ये ऑब्जर्व किया कि द मिल्कमेड who had cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related। उसमें अगर ये दूध निकालने वाली है, मान लो ये दूध निकाल रही है और ऐसा गाय से जिसको कि हु हैड काउपॉक्स, उस इस गाय को काउपॉक्स है, डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, इसको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में, इस गाय के शरीर में जो ये वायरस था, मतलब जो काउपॉक्स था, उस काउपॉक्स का वायरस की वजह से ये औरत जो है, जो निकल रही है, ये इफ़ेक्ट नहीं हुई और इवन इसको स्मॉल पॉक्स भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो जेनर थे इन्होंने पता लगाया कि अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है
कि काउपॉक्स एक थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल वायरस है। तो उस वायरस के इफ़ेक्ट में जब ये औरत आ गई तो उसको दोबारा फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इसका शायद ये मतलब हो सकता है कि इस औरत का या फिर जो भी दूध निकालने वाले हैं उनका जो है शरीर या फिर उनका जो बॉडी है उसमें कुछ इस तरीके का एंटीबॉडी बन चुका है, इनका इम्यून सिस्टम उस तरीके से ट्रेन हो चुकी है कि इसमें और दोबारा अभी स्मॉल पॉक्स होगा ही नहीं। और बोला लाइकली बिकॉज टू वायरसेस आर रिलेटेड, इसके लिए हो सकते हैं दो वायरसेस रिलेटेड हो। कैसे देखो, कंटेंट इन द पास ऑफ अ काउ पॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस उसके जो काउपॉक्स का जो ऐसे ब्लिस्टर्स है इसमें जो चीज़ एक तत्व पाया जाता है वो लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाता है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सेप इनटू ए बॉय। एक बॉय का शरीर में इन्होंने काउपॉक्स का जो एक उसका जहाँ पे जख्म हुआ है वहाँ से थोड़ा सा कुछ ले करके किसी एक बॉय के शरीर में उन्होंने इंजेक्ट किया कि चलो ऐसे तो नहीं हो रहा है, चलो इंजेक्ट करके देखते होता है कि नहीं। ठीक है। हु लेटर शोड आ इलनेस व्हेन एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स। ठीक है। अच्छा, ही लेटर शोड नो इलनेस, उसको कोई बीमारी नहीं हुआ। व्हेन ही एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स, तभी उसको कोई बीमारी नहीं हुआ। इससे रिजल्ट क्या मिला देखो, ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विथ काउपॉक्स सेप वर नाउ रेजिस्टेंट टू द स्मॉल पॉक्स। जिस जिस लोगों को भी इस काव की जो ये सेप जो होता है उस काव पॉक्स की जो कुछ एजेंट्स को लोगों के शरीर में डाल दिया गया था, जिस जिसका भी डाला गया उसके शरीर क्या हो गया, रेजिस्टेंट, मतलब वो उसकी स्मॉल पॉक्स के विरोध में लड़ाई करने के लिए उसके शरीर तैयार हो चुका था। उसके शरीर में वैसे एंटीबॉडी आ चुके थे और जिसकी वजह से इसका एप्लीकेशन में देखो, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प एरिडिक्ट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। और इस तरीके से वर्ल्ड वाइड पूरा दुनिया भर में स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन मान लो बनाने में इसने हेल्प किया है। ठीक है, यहाँ कुछ डेट्स वगैरह दिया गया है, नंबर ऑफ द कंट्रीज रिपोर्टिंग केसेस, और ये ईयर है। देखा जाए तो 1950, 60, 70 और 80s में आते आते देखो ये नंबर एकदम एकदम से जीरो पर कम कह सकते हो आ चुका था। ठीक है, चलो ये आगे देख लेते हैं। वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। किसी भी उम्र के लोगों को वैक्सीन की मदद से प्रोटेक्शन दिलाया जा सकता है, बच्चे से लेकर के एल्डर तक को, अगेंस्ट एनी सीरियस से सीरियस डिजीजेस में भी। और ये क्या करते हैं, दे हेल्प प्रिवेंट, एक तो बीमारी इलनेस, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है वो और ना फैले, इसको ये चीज़ में मतलब रिड्यूस करता है, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस को रिड्यूस करता है। एंड इस तरीके से मिलियंस ऑफ लोगों को जो है ये हर साल बचा लिया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिंग नॉट क्यूरेटिव। ये प्रिवेंटिंग है, होने से पहले लगा लो तो बीमारी होने नहीं देगा, पर एक बार हो जाए फिर वैक्सीन लगा के ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीज़ेस को, ये मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे देखो हेपाटाइटिस बी वगैरह है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, होने से पहले लगा दो तो इस तरीके का बीमारी होने का कोई चांस नहीं रहता है। अगर बाई चांस थोड़ा सा हो भी जाए तो हल्का मेडिसिन लोगे तो ठीक हो जाओगे डिजीजेस। अच्छा, बिफोर दे हैपन बट डू नॉट ट्रीट देम फॉर समवन इज ऑलरेडी सिक। अगर ये बीमारी हो जाए और उसके बाद में वैक्सीन लेने जाओ तो ये चीज़ थोड़ा मुश्किल है, शायद ठीक ना भी हो पाओ, इसीलिए पहले से लेना है। वैक्सीनेशन प्रिवेंशन के लिए होता है। सम पीपल मे फियर और डाउट वैक्सीन्स बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स केयरफुली टेस्ट देम फॉर सेफ्टी। कुछ लोग तो डरते हैं वैक्सीन वगैरह लेने से, लेकिन डॉक्टर साइंटिस्ट ये लोग ठीक ठाक से एकदम चेकिंग वकिंग करके फिर देते हैं। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू।
वैक्सीनेट होना सिर्फ तुम्हें ही नहीं बचाती है, तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को भी बचाता है, क्योंकि ये स्प्रेड होने से भी रोकता है। एक बात और, एवर हियर्ड, बोला कभी सुना है इस चीज़ को? ये मेकिंग इन इंडिया वैक्सीन का एक पहल है, जिसमें ये बोला गया है इंडियाज़ रोल इन द वैक्सीन प्रोटेक्शन में, इंडिया इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। दुनिया के बड़े बड़े जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में से एक है इंडिया। ये मैन्युफैक्चर करता है वैक्सीन्स ऑन द मैसिव स्केल, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, देश विदेश में सब जगह उसको सप्लाई करता रहता है। इंडियन जो वैक्सीन कैंपिंग्स थे वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था, और कंटिन्यू टू द सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स को सपोर्ट किया था ताकि सबको वैक्सीन मिले, सब सुरक्षित रहे। इस बारे में बीए साइंटिस्ट में देख लो, एक सज्जन थे जिनके नाम था डॉक्टर महाराज किशन भान, ठीक है। वो इंडिया के एक डॉक्टर और साइंटिस्ट भी थे, और वो सेक्रेटरी थे कहाँ के, डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी का। इन्होंने एक वैक्सीन का इनोवेशन किया था, किस चीज़ का, इसको कहते हैं रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि खास करके बच्चों के लिए था, जो बच्चों को डायरिया से बचाता था। ही बिलीव्ड इन रिसर्च टू क्रिएट ओ अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम बिल्ड करना चाहते थे, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम में वो बिलीव करते थे, ताकि गरीब से गरीब लोग भी उसमें ट्रीटमेंट करा सके, वैक्सीन जो है वो कोई भी बंदा जो है वो लगा सके। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, आप चलो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस को देख लेते हैं। चलो आप देख लेते हैं ये वाला जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस को। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में बताया गया है, इफ़ आवर इम्यूनो सिस्टम फेल टू प्रोटेक्ट, अगर हमारी इम्यूनो सिस्टम जो है कभी फेल कर जाता है किसी बीमारी से प्रोटेक्ट करने में, उस वक्त हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और आपने कभी ना कभी सुना होगा कि डॉक्टर जो है हमको एंटीबायोटिक दवाई देता है, ठीक है। डॉक्टर में गिव अस द एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दिया। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो किस लिए होते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है, दैट माइट कोज है डिजीजेस, जिस डिजीज़ की वजह से जिस बैक्टीरिया की वजह से वो बीमारी होता है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए एक एंटीबायोटिक दिया जाता है। याद रखने की बात यही है कि एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक होता है वो भी किसी न किसी बैक्टीरिया वगैरह को इस्तेमाल करके, या फिर उसी बैक्टीरिया का कुछ सेल वगैरह को इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। तो इसीलिए वही बैक्टीरिया उस तरीके के बैक्टीरिया को मार सकता है। ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया, तो ये एक दूसरे से आपस में फाइट करके एक दूसरे को मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये जो है दो डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस और डिजीजेस कोज बाय द प्रोटोजा। जो प्रोटोजा की वजह से अगर कोई बीमारी हो गया, या फिर कोई वायरस की वजह से बीमारी हो गया, तो वो एंटीबायोटिक कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो इसमें जो है लिखा है थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, उसमें डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, वो था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपको पता ही है, अक्सर बुखार वगैरह में इसको मारा जाता है, या फिर कुछ और भी होते हैं बीमारी, उसमें लगाया जाता है। खैर वो तो डॉक्टर जानेंगे। अच्छा, पेनिसिलिन का डिस्कवरी कैसे हुआ देखो, और यही वो पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन था। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन, याद रखना है कब, 1928 में। और किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। वो कौन थे, वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और लंदन से थे। वाइल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, वो जब हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कुछ एक मोल्ड पता है क्या है मोल्ड, थोड़ा एक, आप कभी ना कभी बड़े भी देख सकते हो, कुछ बड़े साइज का भी, तो या पानी वगैरह में देखना, सफ़ेद जो ऐसे रुई होता है, जो कॉटन होता है, कॉटन जैसा कुछ पानी के ऊपर में, कहीं अगर पानी उनी जमा है तो किसी के ऊपर में आप इस तरीके से देखोगे जमा हुआ है, इस तरीके से ऐसे कॉटन जैसे सफ़ेद सफ़ेद छत्ते बना करके छोटे छोटे वो रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। चलो इस तरीके से इन्होंने देखा, जो एक है वो डिस्कार्डेड पेट्री डिश स्टॉप अ बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। ये एक अजीब सा जो चीज़ आया था सफ़ेद सफ़ेद कलर का, वो जो है बाकी बैक्टीरिया को बढ़ने ही नहीं दे रहा था, जितना है उतने में ही रोक रखा था उसने। ही रियलाइज दैट द मोल्ड रिलीज्ड सब्सटेंस, उन्होंने देखा जो वो मोल्ड है वो एक सब्सटेंस रिलीज़ कर रहा है, एक रिलीज़ कर रहा है अपना शरीर से, जो कि बैक्टीरिया को लगातार मारता जा रहा था। और दीज
चांस डिस्कवरी लेड द डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन, और इसी तरीके से फिर पेनिसिलिन का आविष्कार हो गया। द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। तो ये कह सकते हो एक बाई चांस होने वाली एक चीज़ थी। ठीक है, ठीक है, आगे देखो क्या बताया गया है। तो एंटीबायोटिक हो सकता है, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होते हैं वो हमें बीमारियों से बचा के रखते होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से, और सेव मिलियंस ऑफ लाइफ्स। जब से इसका आविष्कार हुआ है तब से लेकर अब तक उसने बहुत सारे लोगों का जान बचाया है एंटीबायोटिक मेडिसिन ने। बट कहने की बात यह है कि दे आर इनडिस्क्रिमिनेट यूज, इस तरीके से यूज से हैज़ लीड टू द डिक्लाइन ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। धीरे धीरे जो है इनकी इफेक्टिवनेस घटता हुआ जा रहा है। आज के दौर में देखा जाए तो ऐसे न्यूज़ भी आते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के नाम पे न्यूज़ आता है, और वो क्या है, फेनोमेनन वेयर बैक्टीरिया दैट वेयर अर्लियर किल्ड, जो बैक्टीरिया पहले एक तरीके का उससे एंटीबायोटिक से ख़त्म हो रहे थे, अब उनको ख़त्म करना मुश्किल हो गया है। अब वो फिर भी उसके, अब देखो जिस तरीके से इंसानी शरीर अपने इम्यूनिटी को बढ़ा लेता है, उसी तरीके से बैक्टीरिया भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा दे रहे हैं दिन ब दिन। अब वो पहले जितना अगर डोज दो तो वो मरते ही नहीं है बैक्टीरिया, एंड सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई डिस्पाइट ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से ना वो और बढ़ते रहते हैं, और हमें डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद द एंटीबायोटिक, फिर हमें और लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है, जिसकी वजह से है कि कॉमन इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट, द इंक्रीज रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, प्रोलॉन्ग इलनेस, लंबे बीमारी चलना, और इवन डेथ भी हो सकता है इससे। तो देखो कोई भी बीमारी हो, कोशिश तो ऐसा करना चाहिए कि, इसलिए हमें, हाँ, एक तो हमें हमेशा प्रिवेंशन करके रहना है, और दूसरा अगर कभी बीमारी हो भी जाए तो उसको कोशिश करना है कितना नेचुरल वे में उसको ठीक कर पाओ। कोई भी जो है मेडिसिन वगैरह, केमिकल वाली मेडिसिन वगैरह ना लेकर के, कोई भी एंटीबायोटिक ना लेके कोशिश करना है कि ऐसे ख़त्म हो जाए। नहीं हो रहा है, दवाई जो होता है बहुत मजबूरी में लिया जाता है, दवाई को कभी भी शौक से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलो इसको अभी इस बॉक्स के माध्यम से थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, बिना मतलब कि कभी भी एंटीबायोटिक को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, जब एंटीबायोटिक का ज़रूरत नहीं था तब भी एंटीबायोटिक लिया गया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, देखो हम कभी कभी इसको पशुओं को भी खिला देते हैं, कभी कभी पशुओं को खिला देते हैं, कभी कभी इंसान, बस थोड़ा सा जुकाम हुआ नहीं कि दौड़ के लेके आ गए एंटीबायोटिक दवाई। एंटीबायोटिक जब ज़रूरत नहीं तब नहीं लेना है, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर ऐसे पहले से लेके रख दोगे तो वो जो वायरस बैक्टीरिया है वो एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, मतलब उस दवाई से लड़ने के लिए वो खुद में एक क्षमता जो है वो तैयार कर लेते हैं। आप मान लो डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए ह्यूमन बॉडी, किसी एक ह्यूमन बॉडी में उसका किसी एक बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस बना लिया, अब कभी ना कभी वो बीमार पड़ा, वो हॉस्पिटल गया एक सीरियस बीमारी के कारण, हॉस्पिटल में रहा, बहुत अच्छा बेड रेस्ट में रहा, फिर वहाँ से स्प्रेड डायरेक्टली टू अदर पेशेंट्स और इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स के पास में ये बीमारी पहुँचा। फिर हॉस्पिटल में जो डर्टी सरफेस था इसकी वजह से ये बीमारी और फैला। फिर ये आदमी अपना घर गया, फिर वहाँ से उसने अपनी कम्युनिटी के साथ में आसपास दोस्त यार मित्र इनके साथ मिला जुला, साथ रहा, खाना वाना खाया, तो फिर इनके शरीर में ये गया। पशुओं को जब हमने बिना मतलब के एंटीबायोटिक दे दिया तो फिर जो गाय भैंस बकरी वगैरह होते हैं, फिर ये मिट्टी में या फिर जो क्रॉप्स वगैरह है उसमें डालते हैं अपने किसी ना किसी मदद से, जैसे कि मान लो ये सूअर है, पिग है, ये देखा होगा आपने, हमेशा मिट्टी को इसे खोदता रहता है। ठीक है, ये मुर्गी है, ये भी अक्सर मिट्टी को खोदता होता रहता है, ये प्लांट को खाता रहता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया उस प्लांट में गया या फिर उस सोइल में से जो प्लांट निकला उसमें गया, और ये प्लांट फिर ये कम्युनिटी खाएगी तो इनको दोबारा हो जाएगी। या फिर ऐसे भी हो सकता है इनसे निकलने वाली जो बटर मिल्क और
ये दूध वगैरह होते हैं, बटर मिल्क और एग्स होते हैं, ये सब अगर ये कम्युनिटी खाएगी तो इसको फिर से वही चीज़ हो जाएगा जो है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। यानी कि बिना मतलब कि एंटीबायोटिक खाने से जो चीज़ें जो नुकसान हो सकता है वो नुकसान अल्टीमेटली घूम फिर करके आजकल लोगों में फैल गया है। इसीलिए कोशिश हमेशा ये करो कि बिना मतलब कि कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेना है। ये वाले पार्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें बताया गया है एक्टिविटी नंबर 3.7 जो है, क्या बताया गया है, स्टडी द इन्फोग्राफिक गिवन 3.5 3.5 बी की जो इन्फोग्राफी दे रखा है, इस चीज़ को बोला है ध्यान से देखो। इसमें क्या बताएगा, डू यू थिंक एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज़ बीन डेवलप्ड इन बैक्टीरियल पैथोजेंस, क्या आपको लगता है ऐसे? और अगर है तो क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो ना हो हमारे शरीर में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर शरीर में हो गया तो फिर कोई भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी वो आसानी से आपके शरीर से नहीं जाने वाला, याद रखना आप। तो बताया गया है कि इसमें आपको पता चलेगा कि टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है इसको अगर हम टेकल करना चाहे, वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक वाइजली। हमें नॉलेज के साथ में एंटीबायोटिक को यूज़ करना है, वो भी तब ओनली व्हेन प्रेस्क्राइब्ड बाय ए डॉक्टर, जब एक डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करे इन ए करेक्ट डोजेस में कितना लेना है, एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन कितनी देर तक लेना है या फिर कितने दिनों तक लेना है। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज हेल्प प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड कीप एंटीबायोटिक इफेक्टिव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम सोच समझ के डॉक्टर की देख रेख में, निगरानी में अगर हम इस दवाई को, कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को, कोई भी दवाई को लेंगे, तब हमारे शरीर में जो है वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो नहीं बनेगा और फिर फ्यूचर जनरेशन में वो स्प्रेड भी नहीं होगा। फिर अगले जनरेशन कोई भी आएगा तो उसको एंटीबायोटिक कभी भी दोगे कोई बीमारी के लिए वो तुरंत से ठीक हो जाएगा, ठीक है। हमारे इंडिया में ट्रेडिशनली क्या होता था पहले, जो अभी भी चलता है वैसे, आयुर्वेदा होता है, फिर सिद्ध, यूनानी, ये लोग या फिर ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें क्या होता है, हैव बीन यूज इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। किस लिए? टू मैनेज द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। दे यूज नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक हार्ब्स को, किसी पत्ते वगैरह को, ऑयल्स को एंड मिनरल्स को यूज करते थे, मैनेजिंग इलनेस एंड प्रमोटिंग रिकवरी उसके लिए, and focus on the healthy lifestyle and balanced diet. While this system can help in some conditions and are useful for everyday well-being, they may not be effective for all diseases and at all stages. So therapies for common non-communicable diseases focus on the managing symptoms and improving quality of life through the medication। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उसके बारे में, जो मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज और फिर रिहेबिलिटेशन, इनकी माध्यम से ठीक किया जाता था। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूअस केयर आर की टू द कंट्रोल द डिजीजेस प्रोग्रेशन एंड द प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। चलो, ये हुआ पुराने वाले तरीके की बात। वो तरीका बहुत ही अच्छा है, फुल प्रूफ तरीका है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक वाला तरीका से तो बहुत अच्छा है। चलो अब हम यहाँ पे जो एक पिक्चर दे रखा है इसको, जिसको कि इन्फोग्राफिक है, इसको देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है, देखो समझो पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है वो होता कैसा है। मान लो ये तुम्हारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया भी है, खराब बैक्टीरिया। जैसे हमारे मुंह में भी देखो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, शरीर में भी देखोगे तो बैक्टीरिया हमेशा मौजूद है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं। तो मान लो ये सारे जो ग्रीन वाले हैं सारे अच्छे गुड बैक्टीरिया है और ये रेड वाला खराब बैक्टीरिया है। A few microbes developed resistance to antibiotics। आगे देखो, जब आप एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हो, एंटीबायोटिक मेडिसिन कोई भी बीमारी के लिए, दे ऑल्सो किल गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग टू आवर बॉडी। ऐसे गुड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को बचा के रख रहे थे उसमें से 2-4 बैक्टीरिया को मार देते हैं। और जो खराब बैक्टीरिया है
फिर वो जगह ले लेते हैं इनकी। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, और ऐसे करके आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया ख़त्म और सारी खराब बैक्टीरिया आ गए। तो क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारता है। अब मेडिसिन को कैसे पता होगा कि ये खराब बैक्टीरिया है अच्छा बैक्टीरिया है? उसका काम है बैक्टीरिया को मारना, मार दिया चलो। और हमारी बॉडी में रहने वाले बैक्टीरिया भी धीरे धीरे उसके अगेंस्ट में रजिस्ट कर लेते हैं। कर करके फिर वो अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म और बुरे बैक्टीरिया हमारे शरीर को टेक ओवर कर लिए। सम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र, फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द अदर बैक्टीरिया। अब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रांसफ़र भी करते हैं, जो इस तरीके से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ऐसे ट्रांसफ़र करता रहता है, जो रेजिस्टेंस करना है उस मेडिसिन की, एंटीबायोटिक मेडिसिन की अगेंस्ट में कैसे रजिस्ट करना है, ये चीज़ एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को सिखा के देता है। ऐसे कर करके हम ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो फंस सकते हैं। यहाँ देखो, एक लड़का आया किस चीज़ के लिए, आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, शी हैज़ ए शॉर्ट थ्रोट, उसके गले में प्रॉब्लम है, खांसी उसी होगा, सिंपल, एंड फीवर है। तो ये लेडी क्या बोली, यू मस्ट गेट ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए डॉक्टर। क्योंकि मैं पहले भी बोला था, अगेन बोल रहा हूँ, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर करें तो वो बताएगा कितने दिन तक लेना है, किस मात्रा में लेना है, कौन सी वाली लेना है। हम अगर खुद ही डॉक्टर बन जाए तो फिर नहीं चलेगा। तो ये फिर एक आदमी आया, यह पूछ रहा है कि आर यू गिविंग एंटीबायोटिक टू योर कैटल? तो इन्होंने बोला नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक्स। इसमें देखो, ये जो बच्चे हैं ये क्लास 8 की है, ये सारे क्लास 8 के हैं, इन्होंने पढ़ लिया ये चीज़, ये चैप्टर इन्होंने पढ़ने के बाद में इनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो गया कि एंटीबायोटिक हमेशा लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत मजबूर हो तभी लगाना चाहिए। तो ये बच्चे मना कर रहे हैं, नो नो नो, डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू आवर कैटल, इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज, इसीलिए मना कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए किस तरीके से नेचुरल वे में उसको ठीक किया जाए। जैसे हमारी इंडिया का पुराना ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन को मानते हुए हम किस तरीके से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ का हमें कोशिश हमेशा करना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसका जो क्वेश्चन आंसर का सारी सीरीज़ है वो मैं एक अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा। थैंक यू।